नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल। चुनाव शुरू हो जाएंगे 3 दिन बाद। पहला चरण है मतदान का, यानी कि 19 अप्रैल। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे और उससे पहले ये आखिरी ओपिनियन पोल है। अब 1 जून को 5 बजे के बाद ही आपको हम एग्जिट पोल दिखाएंगे। तो अहमियत समझिए। हम जनता की नब्ज, आपकी जनता जनार्दन की नब्ज, आपके मन की था लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक 543 में से 380 सीटों के रुझान, ये आखिरी नतीजे कतई नहीं है। ये मैं शुरू में ही साफ कर दूं। वो जो सामने आए हैं उसमें एनडीए 244 सीटों पर बढ़त बनाता दिख रहा है। एनडीए यानी कि बीजेपी की अगुवाई वाला गठबंधन, इंडिया कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्षी गठबंधन 128 सीटों पर आगे। अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिख रही हैं। और अब बारी है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के महासंग्राम की। और महाराष्ट्र की अहमियत आप इस बात से आंक सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 सीटें। देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वो महाराष्ट्र से ही आती हैं, 48 सीटें। और 48 में से पिछली दफा एनडीए के खाते में 42 सीटें गई थी। 23 बीजेपी, 18 शिवसेना। और शिवसेना के बारे में अभी कुछ और बताने वाला हूं आपको। और एक निर्दलीय भी वो खाते में आ गया था एनडीए के। तो 48 में से 42, 85%, 85% का स्ट्राइक रेट। तो अगर जो दावे किए जा रहे हैं, ताल ठोकी जा रही है, उसे हकीकत में बदलना है तो महाराष्ट्र पर फतह करनी जरूरी हो जाती है एनडीए के लिए। लेकिन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक के साथ वो राज्य भी है, ये 4 राज्य जो दरअसल अंतिम नतीजे क्या होंगे वो भी तय करेंगे। ये स्विंग स्टेट्स भी हैं। यहां विपक्ष क्या खेल पलट सकता है और नतीजे बदल सकता है क्या? यह पहला चुनाव है शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद, एनसीपी के 2 फाड़ होने के बाद। और यहां पर 2 चुनाव एक के बाद एक होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। असली नकली का भी खेल है, विरासत और वारिस उत्तराधिकारी का भी खेल है। बाल ठाकरे की विरासत, उनका सही उत्तराधिकारी महाराष्ट्र में जनता किसे मानती है? उद्धव ठाकरे को या एकनाथ शिंदे को? एनसीपी असल शरद पवार वाली है। मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो अजित पवार गुट को असल एनसीपी बता दिया है। लेकिन जनता की अदालत में अब फैसला होने वाला है। शरद पवार को ही असल एनसीपी मानेंगे या उनके भतीजे अजित पवार को? इसी में खेल अटका हुआ है। तो हमारा ओपिनियन पोल क्या कह रहा है ये बताएंगी मेरी सहयोगी शिरीन। तो फाइनल ओपिनियन पोल में बारी अब महाराष्ट्र की है। 48 सीटों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरे पीछे ये सी लिंक, जो देश का पहला और सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है, 8 लेन वाला। यहीं से मैं आपको आंकड़ा बताऊंगी। और सबसे पहले आंकड़ा जो होगा वो वोट प्रतिशत से जुड़ा हुआ होगा, यानी कि किसके खाते में, किस पार्टी को कितना वोट प्रतिशत मिलता हुआ इस सर्वे में दिख रहा है। और ये देखिए सामने वोट प्रतिशत, एनडीए को 45% वोट प्रतिशत मिल सकता है। सर्वे ये कहता है कि 41% वोट शेयर जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकता है। और इसके अलावा अन्य को भी 14% वोट शेयर जाता हुआ उनके खाते में दिख रहा है। लेकिन 45% एनडीए को सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत, वोट शेयर उनके खाते में जाता दिख रहा है। ये तो वोट शेयर की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हुए सीटों के लिहाज से तस्वीर क्या निकलकर सामने आई है, जनता का मूड आपको समझ आएगा इन नतीजों से, जो इस सर्वे के नतीजे हैं ये। अब देखिए ये तस्वीर भी सामने आ गई है। 48 सीटों में से 30 सीटों पर एनडीए कब्जा कर सकता है और 18 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। अन्य को कोई सीट फिलहाल मिलती हुई इस सर्वे के मुताबिक दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन 30 सीटों के साथ यहां सबसे ज्यादा सीटें जो हैं वो एनडीए गठबंधन को जा सकती हैं और इंडिया गठबंधन को इन 48 में से 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। संदीप जी।
तो आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है। 30 एनडीए के खाते में, 18 इंडिया के खाते में। लेकिन कल भी मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था बिहार के परिप्रेक्ष्य में, और आज भी वही फ्रेज, वही शब्द फिर इस्तेमाल कर रहा हूं। कहानी में ट्विस्ट भी है, बहुत बड़ा ट्विस्ट। देयर इज अ स्टिंग इन द टेल, और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की वहां धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। पहले तो यह बता दूं कि बंटवारा अभी पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है, मतलब सीटें पूरी तरह से बटी नहीं है और सारे उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं हुआ है। महाराष्ट्र वाहिद वो इकलौता राज्य है जहां पर यह खेल अभी तक कहीं ना कहीं अटका हुआ है। जो महाविकास अघाड़ी है, यानी कि इंडिया गठबंधन, उसमें शिवसेना 21 पर लड़ रही है, 17 पर कांग्रेस और 10 पर एनसीपी अजित पवार गुट। अब कांग्रेस ने अभी 2 उम्मीदवार अपने घोषित नहीं किए हैं, पर एनडीए की बात करें, महायुति की बात करें, तो यहां तो असल में अभी यह भी नहीं पता। संभावित एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, 25 पर उतार दिए हैं। शिवसेना 13 पर उतारेगी, यानी कि एकनाथ शिंदे गुट 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एनसीपी अजित पवार गुट 5 उम्मीदवार उतारेगा, 4 का ऐलान किया है। अभी एनडीए गठबंधन के 8 उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। तो द गेम इज स्टिल वाइड ओपन। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूं कि खुला हुआ है अभी खेल? एक और बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा ये आपको बताता हूं। हमने कल भी आपको बताया था कि बहुत जगह बहुत ही नजदीकी मुकाबला है। नजदीकी का मतलब हार और जीत का अंतर 3% वोट, सिर्फ 3%। ऐसी महाराष्ट्र में 15 सीटें हैं, 48 में से 15, 3 में से 1 सीट, मोटा मोटा अगर आप कहें। और डेड हीट, यानी कि जहां पर हार जीत का अंतर 1% या उससे कम होगा, ऐसी सीटें हैं 13। और 13 में से 8 अभी हमने जो आंकड़ा दिया 30 और 18 का, 8 एनडीए के खाते में और 5 इंडिया के खाते में। अब थोड़ा इसे पलट दीजिए। अगर ये 8 सीटें जो एनडीए के खाते में जा रही हैं 1% के अंतर से या उससे कम से, ये चली जाती हैं इंडिया के पास, तो इंडिया का आंकड़ा हो जाएगा 26 और एनडीए का आंकड़ा हो जाएगा 22। और अगर जो 5 सीटें इंडिया के पास जा रही हैं डेड हीट में, वो चली जाती हैं एनडीए के पास, तो एनडीए का आंकड़ा हो जाएगा 35 और इंडिया का आंकड़ा हो जाएगा 13। तो रेंज देखिए, बहुत ही दिलचस्प खेल हो रहा है महाराष्ट्र में। इस दंगल में किसका होगा मंगल? मेरे साथ सी वोटर के सर्वे सर्वा, जिन्होंने यह सर्वे किया है, यशवंत देशमुख, प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की, वो जुड़ेंगी। चरण सिंह सापरा, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। एनसीपी अजित पवार गुट, असल एनसीपी अब है, उनके राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, असल शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता कृष्णा हेगडे। वरिष्ठ पत्रकार, सबसे तजुर्बेकार इस पैनल पर, 70 के दशक से चुनावों को ट्रैक कर रहे हैं, सीधी बात करते हैं, सीधा सवाल मेरा कार्यक्रम है, उसे मैं फिर प्रमोट करूंगा। दिबांग से बहुत कुछ सीख रहा हूं कि अपनी चीज को थोड़ा प्रमोट कर लेना चाहिए। मैं इसमें थोड़ी सी कंजूसी कर जाता हूं बाज दफा, तो अब वो कंजूसी नहीं कर रहा हूं। प्रभु चावला हमारे साथ हैं और दिबांग का परिचय करा ही दिया है, किसी परिचय के दरअसल वो मोहताज नहीं है। तो 45% एनडीए, 41% इंडिया। यशवंत, पर ये डेड हीट और क्लोज कॉन्टेस्ट, 28 सीटें और अभी 8 उम्मीदवार एनडीए के घोषित होने बाकी हैं, 2 इंडिया के बचे हुए हैं। द गेम इज स्टिल वाइड ओपन।
गेम इज़ वाइड ओपन, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और दरअसल मैं बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र यही दो दरअसल ऐसे राज्य हैं जहां इस बार चुनाव असली वाले, जिसे कहते हैं ना, मजेदार देखने, जिसमें एक एक सीट के ऊपर धनक हो, एक एक सीट के ऊपर लड़ाई हो, आपकी बात वो की अभी भी तस्दीक कर रहे हैं। जब हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम नहीं, क्या डर है जिसे छुपा रहे हो। एग्जैक्टली। डर कहता हूं मैं, गम नहीं कहता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात इस पूरी चीज में यह है कि पश्चिम बंगाल की कहानी अलग है, महाराष्ट्र की कहानी अलग है। महाराष्ट्र इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सारे ही पार्टियों ने जनादेश की जिस तरह से अपने अपने स्तर पे धज्जियां उड़ाई हैं, जोड़ तोड़ गठबंधन, असली जनादेश जो मिला उसको तोड़ करके कुछ और बनाया, कुछ को तोड़ करके कुछ और बनाया। भाई शिवसेना ने जनादेश मिला बीजेपी के साथ, वो गद्दारी का नाम देते हैं, पर पहली शुरुआत उन्होंने की, पहली शुरुआत और उसकी अति कर दी। बाद में शिवसेना दो फाड़ कर दी, एनसीपी दो फाड़ कर दी, तो दिल्ली, वो मुंबई से सूरत टू गुवाहाटी वो फ्लाइट्स महाराष्ट्र कहने के लिए चार भले ही पार्टियां हों, लेकिन 30 साल से बाइपोलर रहा है। ये मानने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तो लड़ाई हो रही है। नेचुरली करप्ट पार्टी बताया, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, लाल कालीन बिछाकर एनसीपी को अपने पाले में ले लिया बीजेपी ने। मराठी में जो भाषण रहे नेताओं के, अगर मैं उनका तर्जुमा करूं तो शायद वो हिंदी में तर्जुमा होते होते वो असंसदीय भाषा की पराकाष्ठाएं पार कर देगा। हाँ। जिस तरीके की बातें नेताओं ने एक दूसरे के लिए बोली है महाराष्ट्र में। हाँ। और उसके बाद में भी जिस तरीके की गलिबैयां होती हैं, जिस तरीके से लोग साथ में आते हैं, दरअसल मैं तो महाराष्ट्र के मतदाताओं का धैर्य देखना चाहता हूं। हाँ, धैर्य या गुस्सा, धैर्य गुस्सा जो भी आप कहना चाहें। हाँ। कि आज स्थिति यह है कि हर दल के मतदाता इतने फूके बैठे हैं कि जिसको वोट दिया था वो इस समय कहां है उनको खुद नहीं पता। तो केमिस्ट्री की भी बात होती है, हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करते हैं, वो किसका अच्छा बनता दिखाई दे रहा है, एनडीए का या इंडिया का? देखिए, मैथमेटिक्स जो है वो इंडिया गठबंधन का अच्छा दिख रहा था अभी तक। इसमें हमारे ट्रैकर में हम लगातार दिसंबर में तो वो आगे थे। जी, दिसंबर में वो आगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की दिक्कत हो रही है, बावजूद इसके कि हमारे ट्रैकर लगातार ये बता रहे थे कि वहां की स्थानीय सरकार, यानी जो राज्य सरकार इस समय जिसके द्वारा शासित है, उनसे लोग अच्छी खासी तादाद में नाराज भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये भी उतना ही बड़ा सत्य है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के नाम पर ही क्यों ना हो, लेकिन जो एक 10-12% की लीड पिछले साल एमवीओ को मिल रही थी, वो न केवल श्रिंक होकर शून्य पे हुई और इस समय वो दूसरी तरफ लीड दिख रही है। तो इसमें 2-3 चीजें समझने की हैं। पहली बात तो जो भी लीड इस समय एनडीए को महाराष्ट्र में दिख रही है, मिल रही है, वो उसे मैं पूरी तरह से प्रभु जी की बात को कॉपी करते हुए बोल रहा हूं, केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के कारण मिल रही है। महायुति को उसको वहां की सरकार या वहां के स्थानीय नेता अपने लिए कसीदे की तरह पढ़ने की गलती उसकी भी एक लिमिट होती है ना, कितना और कितनी सीटों पर अपना करिश्मे के बल पर ही नैया को खींच पाएंगे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी एक दिक्कत ये आने वाली है कि ये बात सही है कि वो अपनी लोकप्रियता से बहुत सारी चीजें आगे खींचेंगे, लेकिन जो स्थानीय उम्मीदवारों के खिलाफ जिस तरीके की नाराजगी है या जो कंफ्यूजन है, कौन उम्मीदवार कहां खड़ा था। देखिए, 2 कंट्राडिक्शन जैसे केमिस्ट्री के संदीप मैं आपको बहुत साफ बताता हूं। केमिकल लोचा 2 जगह पे है। पहली बात, जो खांटी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो अजीत पवार के कैंडिडेट को कैसे वोट देगा, ये केमिकल लोचा नंबर 1। दूसरा, नरेंद्र मोदी को हराने के लिए खांटी शिव सैनिक जो भले ही पूरी तरह सिंपैथी रखता हो उद्धव ठाकरे के साथ में, वो कांग्रेस के कैंडिडेट को कैसे देगा, ये दूसरा केमिकल लोचा। अच्छा, ये 2 केमिकल लोचे फंसे हुए महाराष्ट्र। अच्छा, अब एक चीज और साफ कर दीजिए, 30 सीटें एनडीए की, इसमें बीजेपी को कितनी मिल रही हैं? शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को कितनी और एनसीपी को कितनी? 23 सीटें इसमें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक सेकंड नहीं जी, और 30 सीटें करीब 29 सीटें हैं, मोटा-मोटा अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अभी एक सीट पे कैंडिडेट अभी पता ही नहीं है एक पे कि किसका लड़ेगा। और बची हुई 7 सीटें ये मिल रही हैं शिंदे और अजीत पवार। इसमें शिंदे को कितनी और बची हुई 7 सीटों में 5 सीटें शिंदे साहब को और केवल 2 सीटें मेरे ख्याल से वो अजीत पवार गुट को। तो मतलब कमजोर कड़ी ये साबित हो रहे हैं, असली नकली का खेल क्या होगा। और
अगर हम इंडिया की बात करें 18 में से ज्यादा सीटें किसे मिल रही है? 18 में से सबसे ज्यादा सीटें वहां पर दरअसल मिल नहीं है उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, नंबर 1, और बहुत लगभग बराबरी पे ही उसके थोड़ा सा नीचे शरद पवार को, और कमजोर कड़ी वहां पर दरअसल 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, वो कमजोर कड़ी है। 3 सीटों पे अभी कांग्रेस आ गया, सिर्फ 3 सीटों पर, केवल 3 सीटों। 17 सीटों में से 3, तो कांग्रेस क्या कमजोर कड़ी साबित हो रही है। पर इसमें एक और बात, और यहां फिर आपके तजुर्बे का फायदा मैं उठाऊंगा प्रभु। ये चुनाव 70 के दशक से आप ट्रैक कर रहे हैं, चुनाव इतना खामोश चुनाव। मैं अभी ब्रजमोहन भाई से बात कर रहा था स्टूडियो में आने से पहले कि लोग बात ही नहीं कर रहे, चुप्पी साध रहे हैं, राजनीतिक वार्तालाप ही नहीं हो रहा। ये जो वोटर की चुप्पी है वो क्या कह रही है? इसे अलग बना देती है, इस चुनाव को अलग कर देती है और चुनाव से। अभी आप कह रहे हैं चुप्पी है, इनको कैसे कौन बता रहा है फिर कि हम नहीं, ये तो लोग वो तो लेंगे ना आप उसको। मैं मजाक कर रहा हूँ। सवाल ये कि वोटर अपना एक्सप्रेस का ओपिनियन पोल के थ्रू कर रहा है, ये एक्सपेक्ट। पर इसमें एक बात, पिछले 3 दिनों से मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अल्टीमेटली फैसला का अटका हुआ है कि बीजेपी कमजोर होती चली जा रही है, परंतु जीत इसलिए है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी है। वोट कम होते जा रहे हैं, परंतु प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि जितना लॉस है उससे ज़्यादा वो कंपनसेट कर लेते हैं। ये पहली बार 1967 के बाद मिसेस गांधी जब आई थी, उसके पहली बार चुनाव जीता था, हालांकि मेजोरिटी ज़्यादा नहीं आई थी उस वक्त। तो ये मोदी फैक्टर कितने % वोट ला सकता है? पिछले 3, अभी आप वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो मोदी फैक्टर आता है, महाराष्ट्र में आता है तो मोदी फैक्टर आता है, बाकी मुद्दे मानो गौण हो गए हो, जबकि एक तश्तरी में सजे हुए हैं। नहीं, दूसरी बात जो कह रहे हैं कि ये हेरिटेज का मामला है कि शिवसेना सबसे ज़्यादा जीत रही है। इसका मतलब बाल ठाकरे की जितनी वोट हैं वो शिवसेना को पड़ रही हैं, चालांकि उतनी जीत नहीं है जितनी पहले जीत सकती है। और एनसीपी जो उस तरफ बीजेपी की तरफ गए हैं उनकी भी सीटें कम हो रही हैं, इसलिए शरद पवार की सीटें पता नहीं बराबर हैं या कल, मैंने नंबर पूरा सुना नहीं है। तो इसलिए तय ये लगता है कि शरद पवार के साथ एनसीपी के मोटे मोटे मेजोरिटी वोटर्स उनके साथ हैं, और शिवसेना के मेजोरिटी वोटर वर्कर उनके साथ हैं। गद्दारी का मुद्दा काम कर रहा है। गद्दारी के साथ। और मेरे को लगता है ये जो बात बन रही है कि मोदी फैक्टर इसमें से कितनी थी, जो आपने कहा 13 सीटें बीजेपी की हैं, जो जिसमें वो 1% से या 11 सीटें हैं जो बदल सकती हैं, जो अगर मोदी जी अगर आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अभी तक कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए। तो ये सारा का सारा चुनाव मोदी के इर्द गिर्द बना करके अगर 300 पार करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मैसेज नहीं है, नुकसान की बात है कि आपके अपने वोट्स कम होते चले जाते हैं, संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है। और भ्रष्टाचार को जो सबसे बड़ा मुद्दा, वही कल प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू भी दिया 78 मिनट का, उसमें भ्रष्टाचार को वो सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जिनको तोड़ के लाए उनको फायदा नहीं हो रहा है। 50 खोखा सरकारा या नेचुरली करप्ट पार्टी थी, उन सबके लिए लाल कालीन बिछाना, क्लोजर रिपोर्ट प्रफुल्ल पटेल के लिए दाखिल कर देना, केसेस बंद कर देना अजित पवार के, इनकी गूंज अब महाराष्ट्र में और सुनाई देगी। एनसीपी आप देखिए रिजल्ट क्या है कि जिसके साथ आप लेके आए हैं, शिवसेना को तोड़ा उनके लोग नहीं जीत रहे हैं, आपने एनसीपी को तोड़ा उसके लोग नहीं जोड़ रहे हैं, जेडीजी को तोड़ा उसके लोग कम हो रहे हैं। तो ये नुकसान का फायदा हो रहा है। बीजेपी जहां अपने यहाँ सीटों पर लड़ती तो ज़्यादा सीटें जीत सकती थी, अब 100% विक्ट्री आप महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, 100% विक्ट्री आप बिहार में बीजेपी को दे रहे हैं, सब जगह 100% से विक्ट्री होती चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। परंतु ये अलायंस की पॉलिटिक्स जो है इसमें स्ट्रेट है कि अगर मोदी माइनस कर दिया जाए, को फायदा हो रहा है पर गठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, ये आंकड़ा 30-18 इत्तेफाक रखती हैं इससे, और इसमें क्योंकि आप देर से जुड़ी हैं तो एक दिलचस्प आंकड़ा और जोड़ दूं, 28 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ही क्लोज फाइट है, 15 ऐसी जहां पर 3% के मार्जिन पर ही जीत और हार तय होगी, और 13 ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 1% का मार्जिन या उससे कम पर नतीजा तय होने वाला है। तो अभी स्टिल कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड? Maybe I do need to keep my fingers crossed because I have total faith, पूरा विश्वास है महाराष्ट्र की जनता पर कि ये भी आंकड़े जो आ रहे हैं कि 30 भारतीय जनता पार्टी का साइड लेकर जाएगा, 18 इंडिया को मिलेगी, वो भी गलत है। ये आंकड़े आपको अलग दिखेंगे जब इलेक्शन होगा। और मैं इस कॉन्फिडेंस से बार बार आपके शो पे आकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जनता की नब्ज जो है वो समझ चुके हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से बेईमानी हुई, और मैंने आपको बताया था जब भी मोदी जी आते हैं उनको ये सारी चीजें याद आती हैं, किस तरीके से सरकार को गिराया गया, किस तरीके से राज्य की 2 पक्षों को, जो महाराष्ट्र के हित की बात करती हैं, जो महाराष्ट्र के अधिकारों की बात करती हैं, इस राज्य में भी और राष्ट्र में भी, उनको तोड़ने का प्रयास किया गया।
कैसे धन बल पे पीठ पे खंजर घोंपा गया, कैसे सत्ता बल का दुरुपयोग कर कर ईडी, आईटी, सीबीआई का गैर इस्तेमाल किया गया है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ये नंबर्स अभी जो भी वो पोल सर्वेज हो रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी कर रहा है मैं उनका सम्मान इसलिए कर रही हूँ क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी परिस्थिति में से गुजर रहा है जहां पे सब कुछ उलट पुलट हो गया है। और जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे, जो मैं सुन रही थी, जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो उधर ही करेंगे, इधर ही करेंगे, वो चीज अब बहुत अलग होने वाली। तो बात हो रही है महाराष्ट्र की। 48 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के बाद देश में कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र में। 30 सीटों पर एनडीए, 18 सीटों पर इंडिया। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, थोड़ी दिल की धड़कन है, वही वो मुस्कुराहट में डर भी छिपा है क्या? नहीं संदीप जी, मुस्कुराहट में डर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए कि राजनीतिक बिसात बिछ रही है। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण अभी 19 तारीख को है और आखिरी जो चरण है वो तो मई में जाएगा, 20 मई को। तो एक ये लंबा दौर है और निश्चित रूप से इसमें ये जो आपका सर्वे है ये दोनों चीज़ें कहता है। एक तरफ ये भी बताता है कि वहाँ पर एनडीए मजबूत है और हम लोगों का भी मकसद कहाँ, 12 सीटें तो पिछली बार से कम हो ही गई ना। मुद्दा ये है कि जो वर्तमान जो हालात हैं उसका अगर हम मूल्यांकन करते तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए बेहतर तरीका का परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे एनडीए कर रहा है या बीजेपी कर रही है? जो प्रभु कह रहे हैं बीजेपी तो अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रही है, आप हो गए कमजोर कड़ी। साथ लेकर तो आए, मजबूरी में लेकर आए, वॉशिंग मशीन से भी निकाला, पर वोटर के मन में नहीं उतार पाए गठबंधन। नहीं संदीप जी, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि हम लोगों ने पहले दिन से ये तय किया था कि हम एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे। हमने कभी भी ये नहीं इस पे, बल्कि हमारे जो तीनों नेता आदरणीय अजीत दादा पवार, प्रफुल्ल एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, तीनों ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा कि वहाँ पर हमारी एनडीए जीतना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत किसी पार्टी की हम बात करें। और मुझे लगता है यही कारण रहा कि हमारे जो सम्मेलन हुए जिले स्तर पर, क्योंकि ये बात सच बोली है, अभी देवांग जी ने भी कहा और प्रफुल्ल चावला ने जी भी कहा कि वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में ये सामंजस्य बैठाना कि वो लोग अपने उम्मीदवार के लिए एकजुट हो जाएं, क्योंकि राजनीतिक रूप से अलग अलग काम करने वाले लोग थे। सीटें बीजेपी ही लड़ रही है, 23 वो जीतेंगे। 29 के बाद 19 सीटों में से कुल जमा 7 सीटें आपके खाते में आ रही हैं, एनसीपी और शिवसेना की। देखिए, ये फिर मैंने आपसे कहा कि इसको अगर आप यूं बाइफरकेट करके देखेंगे तो शायद परिणाम कुछ और दिखेगा, लेकिन हकीकत क्या है, जब तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे जीत सुनिश्चित होती है, जैसा कि सर्वे भी बता रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कर रहे हैं आप नरेंद्र मोदी के करिश्मे पर, आप ऐड कुछ नहीं, नहीं, वो हमारे नेता हैं। अगर हम उनके नेतृत्व पे काम, उनके नेतृत्व पे विश्वास करके अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे अधिकतम सीटें एनडीए जीते, तो ये तो जब बागडोर उनके पास है। कुछ इस बात से भी बढ़ती हैं कि ये सिर्फ लोकसभा तक आपकी लड़ाई सीमित नहीं रहेगी, ये असली नकली का खेल ये अभी विधानसभा में भी जाएगा। हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अभी जो मतदाता है उसकी निगाह में, जैसा भी बहन चतुर्वेदी बोल रही थी, मैं उससे थोड़ा सा असहमत हूँ। ये सारे मुद्दे जितने उन्होंने उठाए, ये हो सकता है विधानसभा में सामने आए, लेकिन आज की तारीख में, आज अगर मतदाता वोट डालने निकल रहा है, दिक्कत होगी, ये मान रहे हैं, लोकसभा में दिक्कत नहीं है। हाँ, लोकसभा में तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। विधानसभा में दिक्कत को ये विधानसभा में देखेंगे, अभी टाइम है उसमें। हाँ टाइम है, पर थोड़ा आपने कबूला है। पर प्रियंका, केमिकल लोचे की भी बात कर रहे थे यशवंत की गठबंधन कागजों में आपका मजबूत दिखता है, पर एक खांटी शिव सैनिक, क्या वो कांग्रेस की सीट पर उतना जोर लगाएगा या नहीं? और हमारे आंकड़ों में यह भी आ रहा है कि आपका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन कमजोर कड़ी कांग्रेस है। 17 में से 3 सीटों पर आगे दिख रही है हमारे पोल में। अभी मैं अजीत पवार के प्रवक्ता को सुन रही थी, उन्होंने कहा उनके नेता जो हैं नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब एनसीपी टूटी नहीं थी, उनके नेता शरद पवार जी होते थे। अब उन्होंने भी नतमस्तक हो गए हैं राज्य के लिए नहीं, सत्ता के लिए, और मोदी जी को अपना नेता बता रहे हैं। चलिए ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, विचारधारा है, पर मैं आपको एक ही चीज बताऊंगी, कौन कमजोर कड़ी होगा कौन नहीं होगा वो आने वाला समय तय करेगा। पर मैं बार बार उसी कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ कि जो आंकड़े दिख रहे हैं सी वोटर की तरफ से, जो आंकड़े आए हैं जहाँ 30 सीट एनडीए गठबंधन को दिखा रहा है, वो एक्चुअली इंडिया गठबंधन के लिए होंगे, और 18 सीट जो है वो
एनडीए गठबंधन के लिए होंगे। कमजोर कड़ी कौन होंगी मैं आपको बताती हूँ। कमजोर कड़ी होंगी वो दो नकली पार्टी जिनको इलेक्शन कमीशन का हवाला देकर कुछ तोड़ मरोड़ कर संविधान को उनको असली बनाने का काम किया है। जो कमजोर कड़ी होगी वो भारतीय जनता पार्टी होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने दो राज्य पक्षों को तोड़ा है, जो राष्ट्र स्तर पर महाराष्ट्र का हित उठाती थी और राज्य पे उठाती थी। तो ये तीन कमजोर कड़ी होंगी और जनता उनको दिखाने वाली है। तो आने वाले समय में जहां तक महाराष्ट्र को लेकर बात है, कितने भी परसेंटेज मार्जिन ऑफ वोट होगा, परसेंटेज ऑफ विनिंग होगी, वो परसेंटेज ऑफ विनिंग विल बी ऑन द साइड ऑफ इंडिया अलायंस। तो मतलब 30 की आप ताल ठोक रही हैं कि दरअसल 30 आपकी आएंगी। संदीप जी एक सेकेंड। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ देखिए काफी देर बाद जुड़ी हूँ, अगर आप मुझे 30 सेकंड दे देंगे। हाँ। मैं बस एक चीज यहाँ पर कहूंगी कि एटलीस्ट इंडिया अलायंस ने कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है उसका हमने जनता के सामने स्पष्ट किया है। अभी तक महाझूठी अलायंस के सामने से पता भी नहीं चला है कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है, अभी भी जूते चप्पल चल रहे हैं। तो वो लोग जो करें वो उनके काम है, पर महाराष्ट्र की जनता देख रही है और अवगत है किस तरीके से काम हो रहा है और सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो जनता तो देख रही है। हाँ आप करना चाहेंगे, आप पर सीधा बहन वार ने हुआ जूते है। चप्पल चलने की बात की तो संजय निरुपम किस पार्टी में थे? हाँ कई ऐसे लोग हैं, मैं नाम समूह के अशोक नहीं लेना चव्हाण का भी चाहता, नाम ले सकते हैं, मिलिंद बहुत देवड़ा सारे का लोग भी ले हैं। सकते मैं हैं। सोचता हूँ इनको उस तरफ देखना चाहिए, या अपनी तरफ ना देख के जो दूसरों की तरफ देख रहे हैं कि एनडीए में क्या हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, आज तक एनडीए के किसी भी घटक दल ने महाराष्ट्र में सीटों को लेकर एक शब्द नहीं बोला है। बोल कहाँ सकते हैं? एक भी व्यक्ति आप ने, बोल भी सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पे हम लोगों के पास कोई मुद्दा है जो बीजेपी कहे वही सही। ना ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मैं आपको नहीं फिर है। बता दूं कि जिस ढंग से एनडीए में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब पूरे खुल के अपने घटक दलों के नेताओं से बातचीत करते हैं, वो उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। तभी 8 सीटों पर अभी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए हैं, पर कमजोर कड़ी की बात हो रही थी। चरण सिंह सापरा, कमजोर कड़ी आप हैं क्या इस गठबंधन में? और यहां पर अभी जिक्र भी कर दिया, आप ही के लोग ज्यादा छोड़ते हुए जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को। संदीप जी मैं उत्तर देता हूं, मुझे जरा अनइंटरप्टेड बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ। अभी बात हो रही थी केमिकल लोचे की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि केमिकल लोचा ही नहीं, यहां पर प्रैक्टिकल लोचा भी एनडीए में है। मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं जिसमें बृजमोहन शर्मा जी ने जो अभी कहा है ना, वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। आज का ही वाक्य है कि कल्याण के अंदर जो शिवसेना उबाठा की उम्मीदवार है वैशाली दरेकर, उसके प्रचार में गणपत गायकवाड़ बीजेपी के एमएलए की पत्नी उनके प्रचार में जीप पर खड़ी थी। यह पहला लोचा। दूसरा लोचा आपको बताता हूं कि धराशिव के अंदर वहां पर अर्चना पाटिल अजीत पवार के गुट की उम्मीदवार है, उसके सामने बीजेपी के पूर्व विधायक ने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है। यह दूसरा लोचा। तीसरा लोचा आपको बताता हूं कि माडा के अंदर राम राजे नायक निंबलकर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनकी पार्टी को छोड़ करके धैर्यशील चले गए हैं शरद पवार की पार्टी में, उनके सामने फॉर्म भर रहे हैं। और विजय सिंह मोहिते पाटिल जो बीजेपी के सदस्य थे और बीजेपी के नेता, वो उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये तीसरा लोचा है। इसी तरह से बुल्डाना के अंदर शिंदे सेना वर्सेस शिंदे सेना चल रहा है, प्रताप जाधव वर्सेस संजय गायकवाड़ चल रहा है। जाते हुए पार्टी को बाहर निकल गए, वो तो कह रहे हैं शून्य पर आएगी। मेरी बात तो पूरी होने 4 दीजिए ना। जून को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। 10 सेकंड और। हाँ हाँ बोलिए ना, बोलते रहिए। अमरावती, मैं बता रहा हूं ना, अमरावती के अंदर नवनीत राणा के सामने अभिजीत अड़सुल और बच्चू कडू, ये दोनों महायुति के साथी है ना, ये उनके खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट वहां पर खड़ा कर दिया है। और नवनीत राणा के मुंह से आज क्या निकल गया कि आप आज जनसभा में बोली है कि आप ये चक्कर में मत रहना, ये गफलत में मत रहना कि नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है। नरेंद्र मोदी की हवा 2019 में भी चल रही थी, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट जीत करके आई थी, तो आप लोग गफलत में मत रहिएगा। ये नवनीत राणा ने खुद कह दिया। कितनी बड़ी बात कह दी है। चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि अगर खजाना अजीत पवार के पास है तो उस खजाने की चाबी जो है वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास है। खजाना सुरक्षित रहेगा हमारे पास में। पूरा तफसील से और एनडीए शिंदे की चाबी जो है एनडीए वो के बीजेपी केमिकल के पास लोचे, है। प्रैक्टिकल लोचे ये- तो गिनवा दिए। ये अपना सारी लोचे चीजें के हो बारे में कुछ नहीं बोले आप। नहीं, मैं अपने लोचे के बारे में कह रहा हूं कि हमारा जो लोचा है उसको हम संभाल रहे हैं।
लेकिन इस लोचे की तो कोई चर्चा नहीं कर रहा, ना तो आप कर रहे ना कोई और नहीं, हम सब चैनल कर रहा चर्चाएं है। करते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाई मैंने 5 उदाहरण दे दिए आपको। 5 उदाहरण दे दिए। हमारे और सामने भी में एक उदाहरण बात दे ये सकता आ हूं, रही 5 है, और दे 17 दूं। सीटें जो लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है महाविकास आघाड़ी में, आप 3 का ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीत में। इस 18 में से 3 ही है आपकी कंट्रीब्यूशन। नहीं, मैं आपके सर्वे का सम्मान करता हूं, लेकिन ये सर्वे थोड़ा सा जल्दी हो गया है। अच्छा। क्योंकि अभी तक तो एनडीए की सीटें नहीं तय हुई, अभी तक तो उनके अंदर प्रैक्टिकल केमिकल लोचा चल रहा है, मैंने गिना दिया। अब मैं ये भी गिना देता हूं कि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में क्या होगा अगर नारायण राणे को टिकट मिलती है, तो वहां किरण सामंत वहां पर उनके खिलाफ में काम करेंगे। अगर नासिक के अंदर छगन भुजबल को टिकट देते हैं, तो हेमंत गोडसे जो शिंदे सेना के सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है, वो वहां पर गड़बड़ तो करने के लिए तैयार है। मतलब महायुति के विरोधाभास अंतर्द्वंद पर काफी कुछ उम्मीदें आपने लगाई हुई हैं। कृष्णा हेगड़े, सांसें थोड़ी सी धड़कनें तेज होती जा रही हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, और पहले चरण में 5 सीटों पर तो महाराष्ट्र में भी बटन दबाया जाना है, रामटेक, नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर। ऐसा है कि देखिए, आपने 3 सर्वे किया, हर सर्वे में हमारी जो सीट की गिनती है बढ़ रही है एनडीए। दूसरी बात है कि 50 थोड़ा सा विधायक ऑडियो हमारे और पास- बढ़ाइए कृष्णा हेगड़े का। हाँ, बोलते रहिए आप। 50 विधायक हमारे पास एकनाथ शिंदे जी का, 50 विधायक अजित दादा के हमारे पास, 288 में से 220 विधायक हाउस में हमारे पास है। ये बोल रही है नकली पार्टी है। अरे भाई, हम नकली पार्टी है तो तुम क्या हो फिर? महाराष्ट्र की जनता नहीं जानती क्या? 2019 में आप गए थे, बोले कि हम हिंदुत्व के नाम पे लड़ेंगे, बाला साहेब के नाम पे लड़ेंगे, नरेंद्र मोदी जी को नेता मान के लड़ेंगे। आप जाके कांग्रेस का दामन पकड़ लिए। चलिए, क्या मुंह से चुनाव लेके आयोग जाएंगे, ने वापस आपको बोलेंगे, असली बता दिया ना। अब महाराष्ट्र जनता की के बारी है, जनता की देखिए, अदालत में असली पार्टी नकली तय उनकी होगा। टूट गई है, इसके लिए तैयार है ना। संदीप जी, देखिए अभी जो है, अभी तक वंचित बहुजन आघाड़ी का क्या प्रभाव है, एमआईएम का क्या प्रभाव है उनकी तरफ, और उनकी कितनी वोट कटती है, और मन से जो हमारे पास आई है नया हमारा चौथा इंजन, उसका क्या प्रभाव है, वो भी अभी देखना बाकी है। और इसमें हमारी सीट और भी बढ़ने वाली है। प्रभाव की तीसरी बार चरण सिंह सप्रा जी ने कहा कुप्रभाव कि भाई, भी हो सकता है। अरे अब मनसे देखिए, की भी अशोक चव्हाण जरूरत जी पड़ गई निकल के आपको। गए। नहीं, मनसे की जरूरत है, हमारी आइडियोलॉजी है, मराठी मानुस के बारे में बात करते हैं, हिंदुत्व के बारे में बात उत्तर करते हैं, भारतीयों हमारे साथ को जुड़ना लेकर चाहते जो हैं। सोच है मनसे की, उससे वाकिफ हैं आप? उससे इत्तेफाक देखिए, रखते हैं? 2008 में अगर कोई घटना घटी है तो 2024 में तो उसके बारे में हम जिक्र नहीं कर सकती है ना। उसके बीच में मनसे ने कितना अच्छा काम भी किया है, टोल के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में। दूसरी बात है कि चरण सिंह सप्रा जी कह रहे थे, देखिए अभी अशोक चव्हाण जी छोड़ के गए, मिलिंद देवराज छोड़ के गए, संजय निरुपम कहाँ है मुझे पता नहीं, रोज इनके एक एक नेता छोड़ के जा रहे। विशाल जिनको पाटिल ने तो भ्रष्टाचारी कह रहे अरबी- थे, आदर्श हाउसिंग स्कैम में जुड़े हुए, उनको राज्यसभा भेज देते हैं। मतलब वॉशिंग मशीन लगा रखी हो देखिए- रामदास अठावले कि एक तरफ हमारा दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ जेल का दरवाजा खुला है। ये भी खेल हो रहा है क्या? संदीप जी, मैं विधायक रह चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर का डिस्क्रिशनरी पावर्स रहता है फ्लैट अलॉट करने के लिए। अशोक चव्हाण जी ने 2 फ्लैट उनके रिलेटिव्स को अलॉट किए, जो उन्होंने वापस दिया। उन्होंने कहा कि वो शहीदों मेरा के लिए बने political थे ये, accident था। फौजियों के लिए नहीं, बने उन्होंने थे, कहा मेरा नेता के रिश्तेदारों के लिए नहीं बने थे ये फ्लैट। अरे सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, उन्होंने कहा मेरा पॉलिटिकल एक्सीडेंट है, उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, और उसके बाद वो 2-3 बार चुन के भी आए। और जो अशोक चव्हाण जी है, वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझ के ऐसा कुछ किया, एक डिस्क्रिशनरी। और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि उनके ऊपर कोई चार्जेस और जो बीजेपी कह रही थी नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, केस बंद हो गए, अजित पवार के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल की फाइल ही गुम हो गई, पुलिस कह रही है। देखिए, उन्होंने अजित दादा का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा नेशनली करप्ट पार्टी, और वो जो करप्ट लोग हैं हमने उनको वहां पर ही छोड़ दिया, हमने अजित दादा को लिया। उनके ऊपर प्रधानमंत्री कोई कह रहे हैं चार्जशीट भ्रष्टाचार नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है। ये महाराष्ट्र के लिए धड़कने तो नहीं बढ़ाएगा? संदीप,
मेरा हंसी आ रही है, अजीत पवार के ऊपर कोई केस नहीं है। देखिए, भ्रष्टाचार हमेशा एक मुद्दा रह चुका है। वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक मुद्दा है। पूरे और देश के लिए एक मुद्दा है, नहीं पर होना मुद्दों चाहिए। की बात करें अब दिबांग, देखिए फिगर्स का तो विश्लेषण किया और उस पर आपकी टिप्पणी जाहिर सी बात है वो तो आप करेंगे ही। महाराष्ट्र क्या कह रहा है, बड़ा दिलचस्प है ये पूरा, द गेम इज ओपन। देखिए, महाराष्ट्र साफ ये बता रहा है कि आप जब राजनीति को बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तोड़ जोड़ की राजनीति को करने जब लगते पूरा मट्ठा रायता फैल जाए, जब बुरी तरह से फैला देते हैं कि दोनों पार्टियों को तोड़ देते हैं। यही नहीं, आप मुद्दों की बात करें, जिन मुद्दों के लिए आप खड़े होते थे लाल किले की प्राचीर से, जो प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार वाली बात की, फिर आप भ्रष्टाचारियों को गले लगा लेते हैं। तो मुद्दों का भी एक कल के गड्ढम गड्ढ इंटरव्यू में है। भी ताल ठोकी। बिल्कुल, मुद्दों का भी गड्ढम गड्ढ है, पार्टियों का भी गड्ढम गड्ढ है। इस हालत में चुनाव कहाँ जाएंगे, ये जो करीबी नतीजा आ रहा है वो शायद वो ये यशवंत को भी दिखाई दे रहा है कि बहुत मामला करीबी है वहां पर, क्योंकि इन्होंने भी क्योंकि तो ये भी वो एक अनुमान- थोड़ा सा, अब थोड़ी चुटकी ले लूं उसका यशवंत जो पे, लोचा- वो जो 15 लोचा है- क्लोज और 13 डेड हीट करके ये जो इन्होंने भी आंकड़ों थोड़ी का सी लोचा अपनी है- जान बचा ली है। हाँ, ये आप बड़े कॉशियस हो गए। Cautious हो गए ये हैं। आंकड़ों का एक ये मिनट जो अभी दूंगा मैं मैं रिस्पॉन्ड बात करने के करूं। लिए। ये जो आंकड़ों का लोचा है वो इनके सर्वे में भी साफ दिखाई दिख दे रहा रहा है है। कि ये साफ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कड्डम गड्ढ मिला हुआ है। देखिए, एक जो मोटी बात समझ में आ रही है, जो वहां के लोगों से बातचीत करके, दौरा करके समझ में आ रही है कि इन दोनों पार्टियों के पास बेस है। यानी एक तरफ शरद पवार, एक तरफ शरद उद्धव पवार, ठाकरे। एक तरफ उद्धव ठाकरे, इनके पास अपना बेस मौजूद है। लेकिन मुश्किल क्या है कि इनका सिंबल नया है, पार्टी का नाम नया है, कार्डर उतनी तरह से मौजूद नहीं है। तो क्या आप बेस को चुनाव के दिन वोट डलवा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है वहां पर आने वाले दिनों में। ये और साफ दिखाई मुद्दे देगी। जो ये अभी खामोश है, कोई मुद्दा नहीं सामने आ पा रहा है। भ्रष्टाचार कहने को मुद्दा, पर वो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ना हो जाए एनडीए के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, उसकी भी मार है। महाराष्ट्र क्या कह रहा है? देखिए, मुद्दों की जहां तक बात है, वही मैं कह रहा हूं कि जिन मुद्दों को लेकर आप इतने बढ़ चढ़ के बात करते थे, वो मुद्दे अपने आप आपने खत्म कर दिए, किसी और ने नहीं खत्म किए, आपने अपने आप खत्म कर दिए वो मुद्दे। नहीं तो तो विपक्ष आपके को पास उठाने से कौन रोक रहा है? विपक्ष क्या उठा पा रहा है पुरजोर तरीके से? उसमें फिर वही है कि अगर आप देखिए जो clean हो गया ना, आप राज्य दर राज्य देखें, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, न उनके पास वजन वाला कोई नेता है, न सूझबूझ वाला कोई नेता है जो अपनी बात को कह सके, वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आप देखें टिकटों का जो बंटवारा हुआ, उसमें भी अगर आप देखें, जानकार बता रहे हैं, सांगली और भिवंडी में जिस तरह से कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ पाई, और वो दोनों सीटें फिलहाल ये अगाड़ी हारती हुई नजर आ रही है, वो कांग्रेस की कमजोरी की वजह से है। आप कांग्रेस के लिए वही रास्ता है जो मैंने पहले कहा कि आप रेवंत रेड्डी जैसा कोई नया आदमी लाइए, उसको राज्य सांगली डेड दीजिए। हीट है, अभी एनडीए जीत रही है पर डेड हीट है। डेड हीट है, पर वो मेरे ख्याल से निकलेगी सीट, ये बता रहे हैं कि वो नहीं निकाल पाएंगे कांग्रेसी, वो इजीली निकाल लेते। मुद्दों के साथ साथ आंकड़ों का भी हेर फेर है। यशवंत कुछ कहना जरूर चाहते हैं इसमें। आंकड़ों का भी हेर फेर है, मुद्दों का हेर फेर है, पार्टियों का हेर फेर है। तो ये जो चुनाव है, इन सब को अगर आप मतलब ये देखें तो एकदम जी का खुला हुआ जंजाल चुनाव बना हुआ है। है महाराष्ट्र, राजनेताओं के लिए भी और आप जैसे सोफोलॉजिस्ट के लिए यार, भी। डेड हीट आपने एक सुरक्षा कवच डाल दिया कि भैया मैंने बताया था 28 सीटें टू क्लोज टू कॉल है। एक होता है दही, एक होता है दही को मथना। मथने के बाद में या तो आप मट्ठा बनाते हैं नमक डाल के, छाछ, या फिर आप लस्सी बनाते हैं चीनी डाल के। अब महाराष्ट्र में चीनी, नमक, मिर्च, काली मिर्च और दही सब मिला के ऐसा मथा गया है। उसके बाद में अब हमसे कह रहे हैं यशवंत देशमुख, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस जग में से लस्सी अलग निकाल के करो और मट्ठा और छाछ और अलग मक्खन निकाल भी के अलग करो। से। और मक्खन अलग से प्रभु जी कह रहे हैं इनको चाहिए। वो थोड़ा सा बाजरे की रोटी के साथ या भाई, एक आलू के पराठे के देखिए, साथ वो भी ऐसा खा ले। ऐसा है कि ये मैं पोस्टर हूं, मेरा काम जनता के मन की दुविधा को सामने रखना है। और ये बात पर दुविधा है, ये एक बड़ी खबर है क्या? मैं एक सेकंड, अब एक ही मिनट, दुविधा है एक। बिल्कुल दुविधा है, बड़ी दुविधा है। जनता के मन में ही नहीं दुविधा है, नेताओं के मन में दुविधा है। यानी पर जनता भी मन नहीं बना रही है, ऐसी कोई लहर नहीं है क्या? आखिरी कमेंट 30 सेकंड्स प्रभु। जसवंत से पूछा कि ओपिनियन उन्होंने किया कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मोदी फैक्टर, जसवंत जी से पूछना चाहता कि मोदी फैक्टर कितना आपने इसमें इंक्लूड किया है? 10%, 12%? नहीं, मोदी फैक्टर अगर मोदी फैक्टर निकाल दो तो क्या हालत होगी? मोदी नहीं नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए, वो तो हम कई बार, मैं ये कह रहा हूं कि असमंजस अभी एक मानस ना बनाए वोटर, तो चुनाव कितना वो नतीजे
उनको प्रिडिक्ट करना तो टेढ़ी खीर हो ही जाएगा। चुनाव कितना दिलचस्प हो जाता है। सेंटेंस में कहूंगा, अगर वहां का वोटर अपनी मूल पार्टी के साथ जुड़ा रहा तो रिजल्ट बदल कर आएंगे। अगर टूट गई पार्टियां, मूल पार्टियां जैसे शिवसेना है और एनसीपी है, उनके वोट अगर बट गए तो रिजल्ट कुछ ये हो सकता है। अगर 90% शिवसैनिक चले गए ठाकरे के साथ और 90% पवार के साथ चले गए, ये आंकड़े बदल सकते हैं। ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो खेल खुला है। तीसरी बार ये कह रहा हूं, द गेम इज स्टिल वाइड ओपन। 30-18 का आंकड़ा एनडीए के फेवर में। डेड हीट की बात करता हूं, 8 सीटें चली जाती हैं अगर इंडिया खेमे में, तो यह आंकड़ा हो जाएगा 26-22 इंडिया के फेवर में। और जो डेड हीट में इंडिया के पास सीटें गई हैं, वो अगर चली जाती हैं एनडीए के पास, तो आंकड़ा हो जाएगा 35-13 एनडीए के फेवर में। तो खेल बहुत दिलचस्प है, शुरू हुआ है अभी। ये ओपिनियन पोल है, अंतिम नतीजे 4 को आएंगे।